नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विषय इतिहास में मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने सम्राट अशोक के काल में लिखे गए विभिन्न वृहद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख की जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारे इस ऑनलाइन क्लास में मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब अपने कमेंट व्यू ज़रूर हमें दर्शित करें और अगर आपको कुछ सुधार की ज़रूरत महसूस हो तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। विद्यार्थी हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन की। बहुत इम्पोर्टेंट है। रीट के एग्ज़ाम से लेकर छोटे बड़े कंपटीशन में इनमें से एक प्रश्न आने की संभावना बनती है। बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएड के लिए सिलेबस में भी है। अन्य बीएससी, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक जीके के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य प्रशासन भारत का पहला ऐसा प्रशासन है मौर्य जिन्होंने भारतवर्ष में एक छत्र शासन स्थापित किया था और एक सुव्यवस्थित तरीके से केंद्रीयकृत शासन प्रणाली को शुरू किया था। मौर्यों के सुव्यवस्थित शासन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र व मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन में भी अन्य शासकों की तरह शासन की प्रमुख कड़ी कौन होते थे? राजा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक, ये कड़ी चलती रही। और मौर्य प्रशासन के अंतिम शासक बृहदत्त थे। उनकी हत्या उनके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। तो उसमें मौर्य प्रशासन की सर्वोच्च शक्ति कौन का था? राजा, किंग। मौर्यों के काल में राजा के पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां किसके पास होती थी? राजा के पास। राजा शासन का प्रमुख व्यक्ति होता था। वही अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता था, मंत्रियों का ट्रांसफर करता था, मंत्रियों को योग्यता के अनुसार विभाग आवंटित करते थे, योग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर पदस्थापित करते थे। संपूर्ण प्रशासन पर मौर्य शासकों का पूर्ण रूप से अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 प्रांतों की जानकारी मिलती है एवं अशोक मौर्य के काल में वो 5 प्रांत बन गए थे, जो हम आगे वाले वीडियोस में अपन देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। कार्यपालिका
व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्ति किसमें निहित थी? राजा में। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। आज लोकतंत्र में भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। वैसे ही मौर्य काल में भी राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद में उस समय किसी भी व्यक्ति का चयन करने की जो प्रणाली थी, जो एग्जाम पद्धति थी, उसे उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उपधा परीक्षण के नाम से जाना जाता था। थर्ड दिमाग में प्रश्न आएगा, गुरुजी उपधा परीक्षण के उपधा परीक्षण का मतलब था कि किसी भी मंत्री की नियुक्ति से पूर्व उसके आचरण, व्यवहार, कार्यकुशलता व उसकी किस कार्य को करने में रुचि है, योग्यता है, उन तमाम तथ्यों की जांच करने के बाद मौर्य काल में उसे मंत्री परिषद में सम्मिलित किया जाता था। बिना जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद में नहीं लेते थे। कभी प्रश्न पूछ ले कि उपधा परीक्षण क्या था, तो मौर्य काल में मंत्री परिषद की नियुक्ति के समय मंत्रियों के आचार, व्यवहार, विचार एवं उनकी योग्यताओं को परखने के लिए उपधा परीक्षण किया जाता था। अर्थशास्त्र में इन मंत्री परिषदों के वेतन की जानकारी भी मिलती है। इनका वेतन 12,000 पौंड से 48,000 पौंड तक बताया गया है। अपनी योग्यता और उसके अनुसार उनको वेतन दर्शाया गया है। अर्थशास्त्र में 18 विभागों की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में 18 विभागों की जानकारी मिलती है और इन विभागों के अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ। मौर्य काल में विभागों के अधिकारी विभाग के मुख्य तीर्थ के नाम से जाने जाते थे। मौर्य काल की मुद्रा का नाम पण। जैसे वैदिक काल की मुद्रा के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वैदिक काल की मुद्रा का नाम क्या था? गाय। इसी तरह से मौर्य काल की मुद्रा का नाम क्या था? पण। ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में 18 विभागों की जानकारी मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, हम इन 18 विभागों को अच्छे से याद करेंगे, जो आपके कॉलेज लेवल पे काम आएंगे और उच्च स्तर पर भी आपके काम आएंगे। तो देखिए, 18 विभागों में सबसे पहला विभाग देखते हैं पुरोहित या मंत्री। किसी भी राजा की सहायता के लिए, उसको सलाह मशविरा देने के लिए उसके दरबार में सर्वोच्च योग्य व्यक्ति होता था, वह पुरोहित या मंत्री, और उसे प्रधानमंत्री विभाग के मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता था। दूसरा देखते हैं
इम्पोर्टेंट है। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हालांकि उनमें मौर्यों की एक केंद्रीकृत और विशाल साम्राज्य प्रणाली थी, फिर भी बाहरी आक्रमण व अन्य प्रकार के आक्रमणों से बचने के लिए इनके पास में एक शक्तिशाली जल और थल दोनों ही सेना थी। तो सेना यानी युद्ध सेनापति यानी युद्ध विभाग का मंत्री। मौर्य काल में युद्ध विभाग के मंत्री को क्या बोलते थे? सेनापति। फिर है समाहर्ता। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख व्यक्ति, जिसे कह सकते हैं राजस्व विभाग का वित्त मंत्री, क्या कहलाते थे? समाहर्ता। संनिधाता। मौर्य काल में जो शासकों का एक कोष होता था, खजाना होता था, उसकी निगरानी रखने वाला अधिकारी संनिधाता और इनका विभाग होता था कोषाध्यक्ष, कोष का प्रमुख। प्रदेष्टा। फौजदारी, लड़ाई झगड़े संबंधी मामले, फौजदारी मामलों संबंधी जो प्रमुख न्यायाधीश होते थे उसे क्या बोलते थे? प्रदेष्टा। ठीक है। फिर है नायक। नगर रक्षा का अध्यक्ष, नगर की सुरक्षा व रक्षा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक। दंडपाल। राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए, गृह युद्ध से बचने के लिए उनके पास पुलिस सेवा थी और पुलिस विभाग का अधिकारी मौर्य काल में दंडपाल के नाम से जाना जाता था, सजा देने वाला अधिकारी। फिर अपन देखते हैं कर्मांतिक। कर्मांतिक तीर्थ था, वो उद्योगों व कारखानों का मुखिया होता था। उसके नियंत्रण में ही मौर्य काल में व्यापारी उद्योग धंधे, कारखाने आदि चला सकते थे। इसके बाद में अपन देखते हैं तो नंबर 9 जो नाम है नागरक। क्या नाम है? नागरक। नागर से ही नागरक बना है, जो नगर का कोतवाल होता था। नगर कोतवाल को नागरक बोलते थे। तीर्थ का नाम हो गया नागरक और विभाग का नाम हो गया नगर कोतवाल। फिर है राजकीय दुर्गों का रक्षक। शासकों के द्वारा अपने साम्राज्य में शासन व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजकीय दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। उनकी सुरक्षा करने वाला तीर्थ दुर्गपाल कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मौर्य शासकों ने अपनी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती दुर्गों का निर्माण करवाया था और सीमावर्ती दुर्गों का मुखिया तीर्थ अंतपाल के नाम से जाना जाता था। सीमावर्ती दुर्गों का मुखिया अंतपाल। इसी तरह मौर्य काल में वन विभाग भी बना हुआ था और वन विभाग का मुखिया आटवी कहलाता था।
अधिकारी क्या कहलाता था? आठवीं। फिर है भाई राजमहलों का रक्षक, राजा, मंत्री, उनके परिवार के सदस्य आदि जो राजमहल में निवास करते थे और राजमहल की पूरी सुरक्षा का जो दायित्व है वो किस पर होता था? दौवारिक। दौवारिक है वे राजमहलों के रक्षक या मुखिया कहलाते थे। इसी तरह से युवराज, राजा अपने शासन काल में ही अपने पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र अथवा योग्य पुत्र को युवराज घोषित करते थे और वो युवराज ही राजा की मृत्यु के बाद सत्ता पर काबिज होते थे या राजा का उत्तराधिकारी होता था। फिर है आंतवर्षिक। आंतवर्षिक अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी। अंतःपुर किसे कहते हैं? रनिवास, रानियों का निवास। ठीक है, रनिवास को बोलते हैं अंतःपुर, जहां शासक या राजा की रानियां निवास करती थी। उनके सुरक्षा का कार्य, उनके निवास स्थान अंतःपुर की सुरक्षा का कार्य आंतर्वर्षिक नामक तीर्थ द्वारा किया जाता था। समझ में आ रहा है? फिर देखिए व्यावहारिक। पहले अपन ने पढ़ा था नंबर 5 पर प्रतिष्ठा, जो फौजदारी मामलों के न्यायाधीश होते थे, और यहां पर अपने आया है नंबर 16 पे व्यावहारिक, जो दीवानी या नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यावहारिक, दीवानी या नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। न्यायालय मौर्य काल में धर्म स्थायी व कंटक शोधन 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, जिनका मुखिया के रूप में न्यायाधीश होते थे, जो हम आगे देखेंगे। फिर है प्रशास्ता। प्रशास्ता यानी राजकीय आज्ञा। मौर्य शासक अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए प्रांत के जो मुखिया होते थे, प्रांतपति, वह ग्राम स्तर तक केंद्रीकृत शासन प्रणाली के नियमों को पहुंचाने, राजा की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने और राजकीय आज्ञाओं, राजा के आदेशों को प्रांतों तक पहुंचाना और उससे पहले उसको लिपिबद्ध करना और एक पत्र के रूप में लिखकर और वहां तक पहुंचाना, ये कार्य प्रशास्ता नामक तीर्थ द्वारा किया जाता था। इसके बाद 18वें है मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषद का मुख्य अधिकारी, मंत्री परिषद का जो मुख्य अधिकारी होता था वह मंत्री परिषदाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये हमने 18 विभागों के बारे में पढ़ा है। आप जरूर इनको अच्छे से देखना, कॉलेज में भी काम आएंगे, आगे आपके कंपटीशन में भी है वो काम आएंगे। तो मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी कड़ी कौन होते थे? राजा, और वे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री परिषद का चयन कौन से परीक्षण से होता था?
उपधा परीक्षण, याद रह जाएगा। मौर्य काल में मंत्री परिषद का चयन कौन से परीक्षण से होता था? उपधा परीक्षण से। और अर्थशास्त्र में मंत्रियों का वेतन 12,000 पण से 48,000 पण होता था। गुरुजी पण केवे, पण यानी मुद्रा, मौर्य काल की मुद्रा का नाम क्या था? पण, याद रखना। अर्थशास्त्र में 18 विभागों की जानकारी मिलती है और इन अधिकारियों को क्या कहते थे? तीर्थ। हमने 18 तीर्थों और उनके विभागों के बारे में पढ़ा है। आप जरूर इनको इम्पोर्टेंट देखें, 2-3 बार देखें, समझें। और इसे याद करने के लिए, जैसे पुरोहित आपको याद है, सेनापति याद है, अब आपको समाहर्ता में तकलीफ आएगी। अब थोड़ा समाहर्ता दिमाग में रखिए और राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी या वित्त मंत्री तो आपके दिमाग में रह जाएगा। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष अर्थात उनके पूरे खजाने का मुखिया, इससे तरह प्रतिष्ठा, नायक याद रह जाएगा। दंडपाल, पुलिस अधिकारी याद रह जाएगा। कर्मांतिक, अपन समझ सकते हैं काम करने वाले, काम कहाँ करते हैं? उद्योग कारखानों में। तो याद रखने के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा। तो उद्योगों कारखानों का प्रमुख अधिकारी कर्मांतिक, नागरक नाम से स्पष्ट है, दुर्गपाल पता ही है, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग, हमारे सीमावर्ती जो दुर्ग है उनका रक्षक अंतपाल। अंतपुर अलग है और अंतपाल, दोनों को साथ में याद कर दो, अंतपुर और अंतपाल। तो अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। 8वीं स्पष्ट है, 8वीं यानी जंगल, और 8वीं का मतलब जंगल यानी वन विभाग का मुखिया। इसी तरह दौवारिक में वही, दौवारिक मतलब राजमहल की रक्षा करने वाला, युवराज जानती हो। आंतरवर्षिक अंतःपुर, रनिवास, रानियां निवास करती हैं, उसका प्रमुख। व्यवहारिक नगर न्यायाधीश या दीवानी न्यायाधीश। प्रशास्ता, प्रशास्ता का मतलब है राजकीय आज्ञाओं को पत्र में, बही में लिखना, लिपिबद्ध करना और उसे उन आदेशों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रांतों और गांवों तक पहुंचाना। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा है। आप जरूर कमेंट करें आपको कैसा लगा। थैंक यू।